हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप इग्नू MHI 109 के एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो जून 2023, 24 और जून 2025 में लगातार पूछा गया है। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है। ये कोई फिक्स इकोनॉमिक थ्योरी या मैथ का फॉर्मूला नहीं है। ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो कहती है किसी भी देश के लिए उसकी मेहनत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका नेशन, देश और उसके लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपके घर में कोई दुकान है। आप चाहोगे ना पहले आपके घर के लोगों को उस दुकान से फ़ायदा हो, ना कि किसी बाहर के अनजान बंदे को। एग्जैक्टली यही है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जब कोई देश अपनी इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज को फॉरेन कंट्रोल से बचाकर अपने देश के हित में यूज करता है तो उसे हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं आइडिया के ओरिजिन यानी शुरुआत की। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। वो बाकी देशों से कहता था फ्री ट्रेड करो, कोई टैक्स मत लगाओ। पर जर्मनी के एक मशहूर इकोनॉमिक्स थे फ्रेडरिच लिस्ट। फ्रीडरिच लिस्ट ने ब्रिटिश की इन चालाकी को पकड़ लिया। उन्होंने 1841 में एक बुक लिखी थी और कहा था कि ब्रिटिश फ्री ट्रेड का नारा इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि बाकी देशों की इंडस्ट्री कभी खादी ना हो सके। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन का। जैसे आप समझ सकते हैं, एक छोटे बच्चे इन्फेंट को हम पहले घर में ही संभालते हैं, उसे सीधा बड़े पहलवानों के आंकड़े में नहीं उतारते। फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा कि नई डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी एक बच्चे जैसी होती है। अगर उन्हें फॉरेन कंपनी से बचाना है तो सरकार को बाहर से आने वाले माल पर हैवी इंपोर्ट टैक्स लगाना होगा। इसी सोच से यूरोप और अमेरिका ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जन्म हुआ। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो आपको दूसरे सारे कॉम्पिटिटर से आगे ले जाएगा और फ्रेडरिक लिस्ट हाइपोक्रासी। अभी हमने पढ़ा है कि फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा कि नई इंडस्ट्री को बचाओ, पर उन्होंने अपनी बुक में एक बहुत चालाकी भरी बात लिखी थी। उनका मानना था कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ वेस्टर्न देशों के लिए है। उन्होंने इंडिया जैसे देशों को टॉराइट जोन यानी गर्म इलाका कहा और बोला कि ये इलाके को खेती के लिए के बहाने हमें और इनका गुलाम रहना नेचुरल है। ये वो वाली बात हुई कि एक बड़ा बिल्डर कहे कि मेरा बेटा तो बिजनेस पढ़ेगा और मजदूर का बेटा हमेशा मजदूरी ही करेगा, क्योंकि वो उस माहौल में पैदा हुआ है। हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने इस गंदी सोच को खारिज किया। उन्होंने डाटा के साथ प्रूफ किया कि इंडिया की गरीबी हमारे मौसम और ज़मीन की वजह से नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स की लूटपाट की वजह से है। अब आते हैं कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट पर, यानी ये आइडिया इंडिया जैसे गुलाम देशों में आया हुआ है क्या। यूरोप में तो यूरोप में तो लोग इसका पावर बढ़ाने के लिए यूज़ करते थे, पर इंडिया में ब्रिटिश राज की जड़ काटने की वेपन बना। हमारे लीडर्स ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इंडिया सस्ता कच्चा माल, रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और इंडिगो भेज देता था लंदन, और वहाँ से महंगे कपड़े बनवाकर वापस इंडिया के बाज़ारों में बेचा जाता था। इंडिया का अपना पैसा ही इंडिया के खिलाफ यूज हो रहा है। कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिकल नेशनलिज्म को इसी सिस्टम को चैलेंज किया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया अर्ली थॉट की। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आइडिया सीधा 1870s या 1890s में आया, पर ऐसा नहीं है।
इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने 1830 में ही वार्निंग दी थी कि इंडिया का पैसा लगातार लंदन भेजकर वहाँ के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। उसके बाद 1840s में महाराष्ट्र में भी ये बड़े थिंकर आए थे, जैसे भास्कर, पांडुरंग ठाकरे। भास्कर ने 1841 में बहुत ही तीखी आर्टिकल लिखी और अपने चैलेंज किया कि ब्रिटिशर्स जो फ्री ट्रेड नाटक कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने के लिए है। उनके साथ भाऊ महाजन और रामकृष्ण विश्वनाथ ने भी साफ साफ कहा है, अंग्रेजों की पॉलिसी का एक ही रियल एम है, इंडिया को हमेशा एक ही खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट कंट्री बना रहा है, ब्रिटेन को अमीर करना। और ये थे हमारे देश की सबसे शुरुआती विचार। सबसे एग्जाम में आने वाले सबसे मेन पार्ट यही है, द अर्लीस्ट प्रोमोनेंट्स, यानी वो लोग जिन्होंने इंडिया में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले थे राजा राममोहन रॉय। इन्होंने 1830s में ही पॉइंट आउट किया कि इंडिया का पैसा बाहर भेज दिया जा रहा है। उसके बाद 1841 में भास्कर पांडुरंग ठाकरे ने बहुत तीखी आर्टिकल लिखी और कहा कि ब्रिटिश हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट को जानबूझकर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है दादा भाई नौरोजी की। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स हर साल हमारे टैक्स का पैसा होम चार्ज के नाम पर लंदन भेज देते हैं। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की सैलरी और उनकी एफडी पेंशन हमारी जेब से जा रही थी, जिसका बदले इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था। अब आते हैं दो और सबसे बड़े पिलर पर, जस्टिस महादेव गोविंद रेनेडे और आरसी दत्त। रेनेडे ने साफ साफ ब्रिटिश सरकार को ललकारा और कहा कि जो इकोनॉमिक लॉ लंदन में चलते हैं वो हमारे देश पर थोपे जा सकते। उन्होंने कहा अगर इंडिया को बचाना है तो सरकार को खुद आगे आकर इंडिया बिजनेस को सस्ता लोन और प्रोटेक्शन देना होगा। वहीं दूसरी तरफ आरसी दत्त ने एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने सरकारी डाटा से दिखाया कि कैसे ब्रिटिशर्स फार्मर ने इतना ज़्यादा लैंड रिव्यू लगान वसूले थे कि आम किसान के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। उन्होंने प्रूफ किया कि इंडिया में आने वाले अकाल नेचुरल नहीं बल्कि ब्रिटिश पॉलिसी ड्राइवन डिजास्टर्स थे। चलिए अब बात करते हैं जस्टिस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एकेडमिक अटैक की। यूरोप में बड़े इकोनॉमिक्स जैसे एडम स्मिथ कहते थे फ्री मार्केट का रूल पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होता है। इस थ्योरी को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन और यूनिवर्सल इकोनॉमिक। रेनेडे कहते ने इसको लेकर एक बहुत सी सॉलिड बात कही। उन्होंने बोला कि जो रूल एक आज़ाद और डेवलप्ड देश ब्रिटेन के लिए सही है वो एक गुलाम देश इंडिया पर थोपा नहीं जा सकता। एक पहलवान और एक कमज़ोर बच्चे की रेस कभी बराबर की नहीं हो सकती। उन्होंने डिमांड की हमें यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि नेशनल इकोनॉमिक्स चाहिए, जहां सरकार खुद आगे आकर हमारी कंपनीज को सस्ता लोन और सिक्योरिटी दे। जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें कॉस्मोपॉलिटियन इकोनॉमिक्स वर्सेस नेशनल इकोनॉमिक्स का ये कोर ट्रांजिशन अपने आंसर में ज़रूर हाईलाइट करना। इससे एग्जामर को समझ आएगा कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा है, इग्नू के स्टडी मटेरियल के जनरल से समझा है। तो बच्चों,
पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकलता है? विपिन चंद्र जैसे बड़े हिस्टोरियन कहते हैं कि अर्ली इकोनॉमिक नेशनलिस्ट ने इंडिया को आइडियोलॉजी दी, यानी उन्होंने हमारे आंखों से पर्दा हटा दिया। जो लोग सोचते हैं कि अंग्रेज हमारे हमारे देश में रेलवे लाकर हमारे विकास कर रहे हैं, उन्हें समझ आया कि रेलवे तो बस हमारा कच्चा माल जल्दी निचोड़कर समुद्र के उस पार पहुंचाने का एक जरिया थी। इस इकोनॉमिक गुस्से ने पूरे देश को एक किया और आगे चलकर 1905 में सबसे बड़े स्वदेशी मूवमेंट की नींव रखी। आप इस आंसर को इन्हीं पॉइंट में डिवाइड करके लिखिए, आपको 20 में से फुल मार्क्स मिलेगा। अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं, आप उसको मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं जो आप एग्ज़ाम में यूज़ करें।